डिपेंड करेगी। अब मान लो कोई इंस्पायर हो गया, भैया हमने तो देख लिया, हमारे घर में भी जूनियर इंजीनियर है, या काफी फैसिनेटिंग लगता है ना कि यार जूनियर इंजीनियर होगा, इतनी सैलरी होगी, यार क्या बात है, जेई साहब बोलेंगे मुझे। इन सब से एग्जाम क्लियर नहीं होता, एक साल डिवोट होना पड़ेगा इस एग्जाम के लिए। पूरा तपस्या त्याग, जितना डेडिकेशन आप झोंक सकते हैं ना उस एग्जाम में झोंकिए, क्योंकि जब आप बन जाओगे ना तब आपको पता चलेगा असलियत की डेडिकेशन कितना जरूरी था इस एग्जाम। अच्छा, अब क्या करना है? जो सब्जेक्ट आपने अभी से पहले पढ़ लिए हैं, जैसे आपने कहा कि 60-70% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो जो सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको पहले की तरह वो फ्रेशली सारे कॉन्सेप्ट्स याद रखते हैं। अब जब रिवीजन करोगे तो अपने डिटेल नोट्स को बार बार पढ़ते जाने, ऐसे रिवीजन नहीं होता, क्योंकि ऐसे हमें कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में आपको एसएससी, जेई और आरआरबी जेई एग्जाम को क्लियर करने के लिए बेस्ट स्टडी प्लान बताया जाएगा, जो आपके ही अनुभवी टीचर के माध्यम से बताया जाएगा। तो एक है देवेश पाठक सर और दूसरे है सिमरन मैम, जो सिविल के बेस्ट टीचर है। तो आइए पहले हम देवेश सर की बातों को सुनते हैं। राइट, और आपको क्यों मैं कह रहा हूं कि पहले ही अटेम्प्ट में आप क्लियर करने की कोशिश करिए, क्योंकि कुछ रीजन है। भाई हर साल कट ऑफ बढ़ती जा रही है, मैं आपको भी दिखाऊंगा कट ऑफ का मंजर की। भाई पहले जो कट ऑफ होती थी, अगर मैं सिविल की बात करूं 100 के आसपास होती थी, सेम टू सेम इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की भी हालत है। दूसरा रीजन है कि रेगुलर वैकेंसीज होने के कारण हर एक स्टूडेंट की नजर, जो बच्चे ने इंजीनियरिंग कर ली है, जो फाइनल ईयर में बैठा हुआ है, चाहे डिग्री का है चाहे डिप्लोमा का, उसकी पूरी नजर एसएससी के एग्जाम के ऊपर रहती है। अगला पॉइंट है रिपीटर्स की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। आपको पता है कोई बच्चा 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, या मेंस में अच्छा नहीं कर पाया, लेकिन उसके पास नॉलेज तो है, वो फिर से बैठेगा इस एग्जाम में। और आपको जो कॉम्पिटिशन होता है वो ऐसे स्टूडेंट के साथ होता है जो पहला या दूसरा अटेम्प्ट भी दे चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, तो आपको उनसे बढ़ के टक्कर वाली तैयारी करनी होगी। मेंस सीबीटी 2 फॉर्म में जब से होने लगा है भाई, कंपटीशन बढ़ने लगा है, क्योंकि अब ना ऐसा होता है कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो भाई आपको मार्क्स मिलेंगे। पहले क्या होता था मेंस वाले पेपर में कि लगभग सबको काफी सारे पैरामीटर्स होते थे जिन पर मार्क्स कटने की संभावना होती थी, लेकिन अब कांटे की टक्कर होती है, मुकाबला एकदम जबरदस्त होता है। अगला सबसे मेन रीजन आजकल जो बनने लगा है, देखो भाई गेट और ईएसई में लिमिटेड सीट्स हैं, लोग वहां से शिफ्ट हो रहे हैं धीरे धीरे एसएससी की तरफ। जो अच्छा परफॉर्म नहीं करते गेट और ईएसई में, वो धीरे धीरे उनके पास एक सबसे मेन ऑप्शन जो बनता है वो एसएससी का बनता है, वो एग्जाम देते ही देते हैं। अच्छा, अब पॉइंट ये आता है कि जब सर इतना सारी चीजें कारण है हमारे सामने, तो अब आपका जो रीजन है दैट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर आप 5 से 6 लाख लोगों के बीच में से निकल के इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं, या हो सकता है किसी बच्चे का सेकंड अटेम्प्ट हो, इस वीडियो को देख रहा हो, तो अगर आप इस एग्जाम को 5 से 6 लाख की कंपटीशन से को पीछे छोड़ के आगे निकलना चाहते हैं, क्रैक करना चाहते हैं, तो आपका वाई यानी कि आपका रीजन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। रीजन स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि बिना रीजन के ना आप ज्यादा लंबे समय तक मेहनत नहीं कर पाओगे। आपकी कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन इसी बात पे डिपेंड करेगी। अब मान लो कोई इंस्पायर हो गया, भैया हमने तो देख लिया, हमारे घर में भी जूनियर इंजीनियर है, या काफी फैसिनेटिंग लगता है ना कि यार जूनियर इंजीनियर होगा, इतनी सैलरी होगी, यार क्या बात है, जेई साहब बोलेंगे मुझे। इन सब से एग्जाम क्लियर नहीं होता। आप इससे थोड़े टाइम के लिए इंस्पायर हो सकते हैं, बट आपका एक सपना होगा, एक गोल होगा, क्योंकि देखो इसकी लाइफस्टाइल बहुत बढ़िया है, सैलरी बहुत बढ़िया है, आपको स्टेबिलिटी बहुत अच्छी मिलती है जॉब के अंदर, काफी सारे बड़े रीजन हैं, उनको मेन रीजन बनाइए। द नेक्स्ट पॉइंट इज, देखो हर साल आप लोगों को जब तैयारी करते हो तो पूरा 1 साल डिवोट होना पड़ेगा इस एग्जाम के लिए। पूरा तपस्या त्याग, जितना डेडिकेशन आप झोंक सकते हैं ना उस एग्जाम में झोंकिए, क्योंकि जब आप बन जाओगे ना तब आपको पता चलेगा असलियत की डेडिकेशन कितना जरूरी था इस एग्जाम के लिए। अगला पॉइंट है, कई बार बच्चों को लगता है कि सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कर लें तो हो जाएगा। नहीं, सिलेबस कंप्लीट करने के अलावा आप उस पर्टिकुलर एग्जाम के कम से कम 5 से 10 साल के पीवाईक्यूज, उसके शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे, प्रैक्टिस करनी होगी, मॉक लगाने होंगे, रिवीजन लगातार करना होगा, काफी सारी चीजें होंगी जो आपको अपनी तैयारी के दौरान काफी ज्यादा सैक्रिफाइसेस भी करने पड़ेंगे। कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा, अपने मौज मस्ती वाले टाइम में से एक्स्ट्रा टाइम निकालना भी पड़ेगा, काफी कुछ करना पड़ेगा दोस्त, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनको लग रहा है कि मुझसे तो होगा नहीं सर। अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, डिग्री और डिप्लोमा आपने संभालना सीख लिया, तो आप जेई एग्जाम भी क्लियर कर सकते हैं। अभी हो सकता है फिलहाल आप नेगेटिव पॉइंट पर हो, नेगेटिव से आपको 0 लेवल पे जाना पड़ेगा, 0 से सीबीटी 1 के लेवल पे जाना पड़ेगा, और सीबीटी 1 से सीबीटी 2 के लेवल पर। ये आसान नहीं होगा, लेकिन नामुमकिन नहीं है, आपको बहुत फाइट करनी पड़ेगी, बट मैं जानता हूं आप कर लोगे। भैया सीबीटी 1 का जो एग्जाम है इसमें क्या आएगा, और आपको अगले इन 4 से 5 महीनों में क्या हैबिट बनानी है, ठीक है। देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये पूरा पेपर डिप्लोमा डिग्री दोनों स्टूडेंट के लिए, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा। टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 100 नंबर का टैग, 50 की जीके, 50 का रीजनिंग होगा। नेगेटिव मार्किंग 1/4 की होती है, और इसमें कोई कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। ध्यान रखना, इस बार एडीक्यूटी ने दे तो दिया, लेकिन जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नहीं है, जरूरी नहीं है कि कैलकुलेटर मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। अब मुद्दा ये आता है, और देखो जब इस एग्जाम को कर लोगे ना तो सबसे ज्यादा फायदा पता है सीबीटी 2 में, एसएससी जेई के एग्जाम में क्या है, आपको सीबीटी 2 एग्जाम में कोई नॉन टेक नहीं आता,
सारा छुटकारा पीछे छोड़ दी नॉन टेक को। आप सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या पढ़ते हैं, टेक पढ़ते हैं। 100 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, टोटल 300 नंबर का पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की हो जाती है, मतलब गलत होने पर 1 नंबर और कटेगा। लेकिन हाँ, ये बहुत अच्छा पैटर्न है, मुझे लगता है जूनियर इंजीनियर के डिपार्टमेंट में सबसे बढ़िया एग्जाम पैटर्न है एसएससी का। अच्छा, इसमें कैलकुलेटर भी अलाउड है, तो इसमें न्यूमेरिकल भी पूछे जाएंगे, मैं आपको आगे बात भी करूंगा। चलिए अब हम एक काम करते हैं सर, ये समझते हैं कि इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए हमें कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर लगातार काम करना पड़ेगा, जिसके लिए आप इस वीडियो को ज्वाइन किए हो। सबसे पहला पॉइंट है कि सर सबसे पहले आप जानिए कि आपका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या है। देखो, ऑफिशियल सिलेबस इस चैनल पर ही मैंने एक वन शॉट बनाया था, उसमें सिलेबस और पैटर्न की बात वहां भी करी थी, सिलेबस को डिटेल में डिस्कस भी किया था, आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, आपको ना रद्दी इकट्ठी नहीं करनी, आपको बहुत सफिशिएंट और लिमिटेड सोर्स ऑफ स्टडी कलेक्ट करने, यानी कि आपकी बुक्स हो सकती हैं। देखो, 2-4 चीजें जरूर होनी चाहिए आपकी तैयारी के दौरान। एक तो आपके पास में PYQ होनी चाहिए, PYQ की कोई बुक होनी चाहिए ऑलमोस्ट लास्ट 10 ईयर्स की, पिछले 10 साल की। अगर आपके पास मान लीजिए कोई कोर्स है पढ़ने के लिए जो आपको सही डायरेक्शन दिखाता है, तो वेरी नाइस, बहुत बढ़िया है। आप SSC JEE फाउंडेशन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, PW का, ठीक है। बाकी आप कहीं से भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपके पास एटलीस्ट एक प्रैक्टिस बुक होनी चाहिए। प्रैक्टिस बुक के अलावा आपके पास एक मॉक होना चाहिए। ये तैयारी के अलावा, मतलब आप जहां से पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी आप पढ़ रहे हैं, उसके अलावा 3 चीजें जरूर होनी चाहिए। PYQ आपको ये बताते हैं कि भाई आपके एग्जाम में कितना डेप्थ में जाकर के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कितना ज्यादा लिमिट है आपके पास में किसी भी एग्जाम में किसी भी एक सब्जेक्ट में स्ट्रेच होने की, कि आपको कैसे क्वेश्चन, बेसिक भी बनने तो कैसे बनने, एडवांस बनने तो कैसे बनने, न्यूमेरिकल बनने तो कैसे बनने, कैसे पता चलेगा? ऑलमोस्ट 10 ईयर के PYQ से। प्रैक्टिस आपको ये बताएगी कि अगर इसके अलावा मुझे और कुछ भी आ गया तो मैं कैसे अटेम्प्ट करूंगा, ठीक है। अच्छा, अगली बात कर लेते हैं, स्टार्ट विद बेसिक से स्टार्ट कीजिए। अभी आपके पास 5 महीने हैं। टेक के अंदर मैं बात करूं, ऑलमोस्ट 10 सब्जेक्ट होते हैं, कोई भी ब्रांच हो आपकी, जाए ऑलमोस्ट 10 सब्जेक्ट, 10 से 11, किसी में एक आध कम ज्यादा हो सकता है। रीजनिंग और जीके का सिलेबस तो सेम है, वर्बल नॉन वर्बल आपको पढ़ना है रीजनिंग के अंदर, और जीके के अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, कल्चर, ये सब आपको पढ़ना है, साइंस वगैरह। तो ये सारा पार्ट आपको पढ़ना होगा और सबको करना है, सारे स्टूडेंट को। लेकिन पॉइंट वही है, 5 महीने में जो सही डिसिप्लिन में काम कर पाएगा वही फाइट कर पाएगा। अब इसके बाद बेसिक से आपने पढ़ा, पूरे को एक चैप्टर को कोई भी एक सब्जेक्ट पकड़िए, उसके बेसिक से आपने पढ़ना शुरू किया, अच्छे तरीके से पढ़ा। पढ़ने के बाद में आप क्या करोगे, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो। प्रैक्टिस करने से भी सबसे बेस्ट तरीका है, आप पहले PYQ सॉल्व कर लीजिए। PYQ से आपके क्या होगा, कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि यार मेरे जो नोट्स में या जो मुझे पढ़ाया जा रहा है इसमें सब कुछ कवर हो रहा है, जिससे कि पुराने साल के क्वेश्चन में आराम से सॉल्व कर पा रहा हूँ। उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन करिए। अच्छा, इसके बाद आप शॉर्ट नोट बनाइए, लेकिन चैप्टर वाइज। अब चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट बनाने से फायदा ये होगा कि जब आप पढ़ रहे होंगे ना, तो उस टाइम पर जो भी आपने PYQ में या आपने प्रैक्टिस सेट के टाइम पर कुछ नई चीज देखी होंगी, तो आप उनको भी अपने नोट्स में या आपके शॉर्ट नोट्स में ऐड कर सकते हो। ये फायदा होता है टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज नोट्स बनाने का या शॉर्ट नोट्स बनाने का। नेक्स्ट है आपके पास में प्रैक्टिस मॉक। अब देखो, लास्ट में ये चीज आपको हर चैप्टर, हर सब्जेक्ट और हर एक ब्रांच वाले स्टूडेंट को करनी है। ये सब करने के बाद ही आप मॉक तक पहुंचते हो। ये पूरा रास्ता है, आप जिस बच्चे ने 5 महीने ये रास्ता अपनाया, आप यकीन मानिए आप आराम से क्लियर कर जाओगे, बहुत स्मूथ होगा आपके लिए सब कुछ करना। चलिए, थोड़ा सा लगता है सर मैं तैयारी शुरू करूं तो मुझे कौन से सब्जेक्ट से शुरू करनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सिविल की बात कर लेता हूं। सिविल में टोटल मिलाकर के 10 से 12 सब्जेक्ट होते हैं जो SSC JEE में पूछे जाते हैं, लेकिन उसमें से 7 या 8 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो सबसे हाईली वेटेड सब्जेक्ट हैं, जो हर साल, ऐसा लगेगा आपको कि सर वो तो एक आध साल आते होंगे, नहीं। देखो, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं, इस जगह पे आप देख लो, मैंने सारे सब्जेक्ट के नाम नहीं लिखे हैं। मैंने यहाँ पे CVT 1 में जितने भी सब्जेक्ट आपके पूछे जाते हैं, जैसे BMC CT, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, इरिगेशन हाइड्रोलॉजी, RCC, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन, एस्टिमेशन एंड फ्लूइड, ये कुछ टोटल मिलाकर के 8 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आप देखो 2018 से लेकर के मैं 2025 तक आ रहा हूं। इन सब्जेक्ट का एवरेज देख लो एक बार आप। जब इनका आप एवरेज देखोगे तो आपके माइंड में ये चीज आएगी। देखो, मैं एवरेज लेके चलता हूं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 से भी ज्यादा मार्क्स आपको सिर्फ इन सब्जेक्ट से बन जाते हैं। ये एवरेज मार्क्स है। मैंने 2018 से लेकर के 25 तक का पेपर के जो लेटेस्ट पेपर हुआ है उसके भी मैंने क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। इनमें से भी अगर आप कहोगे सबसे बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है तैयारी शुरू करने का, मैं आपको बताता हूं। BMC सीरीज से शुरू करो, बड़ा आसान सब्जेक्ट है, स्कोरिंग है। दूसरा सर्वेइंग से शुरू कर सकते हो आप, बहुत बढ़िया है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। ये वाला सब्जेक्ट दोनों आपके। इसके अलावा आप कौन से सब्जेक्ट से शुरू कर सकते हो, सॉइल मैकेनिक्स से शुरू कर सकते हो। तो ये 3 ऐसे बढ़िया सब्जेक्ट हैं जहां से स्कोरिंग है। देखो, अगर 3 सब्जेक्ट को तैयार किया होता तो ऑलमोस्ट 35 से भी ज्यादा नंबर आपके तैयार हो जाएंगे, और ऐसा मुश्किल से आप 1 से 1.5 महीने में कर सकते हैं ऑनलाइन सब्जेक्ट से। अब चलिए, यारी तो समझ में आ गया, लेकिन सर GK, GS, रीजनिंग को कैसे पढ़ें? सबसे मेन मुद्दा आता है रीजनिंग, क्योंकि सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। हर साल लड़के 45, 49, 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स लेकर के आते हैं। बहुत आसान है, मैं आपको बताऊं, SSC में अभी तक अगर तीनों ब्रांचों को मिला दें, रीजनिंग तो कॉमन है, तो रीजनिंग के कम से कम 100 से भी ज्यादा PYQ सेट होंगे, 50-50 क्वेश्चन पे, 100 से भी ज्यादा। मैं कहता हूं अगर आपने 100 से ज्यादा PYQ सेट में से अगर 50 या 60 PYQ सेट भी लगा दिए ना, तो भी आपके रीजनिंग में से 45+ मार्क्स कोई नहीं रोक सकता। आराम से 45+ मार्क्स आपके आएंगे सब्जेक्ट के अंदर आराम से। तो आपको करना क्या है, आपको रीजनिंग बिल्कुल नहीं आती, तो रीजनिंग को आप क्या करें, डेली प्रैक्टिस करें। 5 महीने आपके पास डेली प्रैक्टिस करें 1 घंटे तक। इसके अलावा कैलकुलेटर से प्रैक्टिस कम करो, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। रीजनिंग में ना ट्रिक्स बहुत काम आती है, तो ट्रिक्स का इस्तेमाल करें काफी। डेली अगर आपने 50 क्वेश्चन का, अगर आप मान लो कि आपको तो कुछ नहीं करना था, मैं तो थोड़ा बहुत ठीक हूं बढ़िया पढ़ने में, तो आप डेली एक सेट लगा सकते हो 50 क्वेश्चन का, दैट्स इनफ। अपनी गलतियों को आपको एनालाइज करना है कि मैंने क्या गलती करी, मॉक देते टाइम भी क्या गलती करी, या 50 क्वेश्चन का सेट लगाते टाइम क्या गलती करी, उनको रिपीट नहीं करना। और एक टारगेट बना लो, मेरी बात मानोगे ना, मैं सच बता रहा हूं आपको बहुत फायदा होगा। अगर आप 1 घंटे में 45 नंबर लेकर के आ रहे हो, सिलेक्शन नहीं होगा, यकीन मानिए।
जब तक आप 30 से 35 मिनट में 50 क्वेश्चन का टारगेट बनाओगे नहीं ना, तब तक आप एक कॉन्फिडेंस ला ही नहीं पाओगे कि मेरे से एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और ये कैसे होगा? लगातार डेली प्रैक्टिस करने से होगा। मैंने आपको ये बताया, हाईली वेटेड सब्जेक्ट से आप शुरू करिए, और हाईली वेटेड सब्जेक्ट से शुरू करोगे, जैसे जैसे सब्जेक्ट कंप्लीट होगा एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है? चैप्टर कंप्लीट करने पर कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, पीवाईक्यू करो, क्योंकि आपको सब्जेक्ट की डेप्थ का पता चल जाएगा, और जो कुछ नया मिल जाए उसको भी नोट्स में ऐड कर दो। चैप्टर वाइज पीवाईक्यू करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप लोग स्टेट के ए और जी के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। और एक बार पूरा सब्जेक्ट हुआ, कंप्लीट रिवीजन दिए बिना उस सब्जेक्ट का पीछा मत छोड़ना, अदरवाइज वो सब्जेक्ट तुम्हें पूरी तरीके से क्या कर देगी? खोखला कर देगी। बाद में तुमको लगेगा यार पढ़ तो लिया, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा कुछ। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट फॉर्मुला। जैसे एक चैप्टर कंप्लीट हुआ या पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ, जितने भी फॉर्मुला थे 1 या 2 पेज में रख लो, ये आपको एग्जाम टाइम में काम आएंगे। अगला पॉइंट है भैया जीके। देखो जीके में क्या होता है, आपके पास में ज्योग्राफी, साइंस और इकोनॉमी, ये काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं, और एक करंट अफेयर। इनके लिए ज्यादातर मैं डिस्कशन करता हूं। तो देखो आपको करना क्या है, डेली 1 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है जीके को, मतलब ज्योग्राफी, साइंस को और इकोनॉमिक्स को, ये बहुत स्कोरिंग है। अच्छा, करंट अफेयर में मन नहीं लगता किसी बच्चे का, तो क्या करे? या तो चैनल पे डेली पढ़ाई जाती ज्वाइन कर लो। एक और तरीका है, हर महीने की करंट अफेयर की एक मैगजीन आती है मार्केट में, उस मैगजीन को 2 या 3 बार पढ़ लो, रिवाइज कर लो। तो ऐसा करके आप 6 महीने की 6 से 7 मैगजीन आएंगी, उनको आप मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लो। लगभग 1 साल या 6 महीने के आसपास का करंट अफेयर पूछा जाता है, तो वो आपका तैयार हो जाएगा। फिजिक्स में आपके छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि लेंस के क्वेश्चन आ गए, फोकल लेंथ के, तो वो क्वेश्चन के लिए आप सारे फॉर्मुलाज को एक जगह रख लो। फिजिक्स में डेली अगर 1 घंटे आप जीके पढ़ते हो, यकीन मानिए अगर आपका डिपार्टमेंट सीपीडब्ल्यूडी है फेवरेट या एमईएस है, वहां तक पहुंचना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। ओके, तो ये तीनों सब्जेक्ट में मैंने आपको बता दिया कि आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, कट ऑफ भैया देखते रहना, समय के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ती हुई जा रही है। सिविल की कट ऑफ पिछले साल 2024 में 122 तक पहुंच गई थी, जो पहले देखो, पहले 2023 में कितनी थी पता है आपको? 2023 में सिविल की कट ऑफ 108 थी, 122 पहुंच गई। इलेक्ट्रिकल में भी कट ऑफ देखो, पहले इतनी कट ऑफ नहीं आती थी, ये जितनी कट ऑफ अभी सिविल की थी ना 2024 के अंदर, ऐसी इलेक्ट्रिकल की हुआ करती थी। लेकिन 2024 में क्या हुआ? इलेक्ट्रिकल की कट ऑफ देखो, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल 131। आपको बहुत फाइट करना पड़ेगा, ध्यान रखना। और जब तक आप लोगों को कॉन्फिडेंस ना आए, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस ही सबसे बड़ा हथियार है इस एग्जाम को क्लियर करने का। तो अभी तक हमने देवेश सर से ये जाना कि एसएससी जेई के लिए कैसे अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं, और एक ही अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर कैसे कर सकते हैं। चलिए अब हम सिमरन मैम से एसएससी जेई और आरआरबी जेई के लिए तैयारी करने का एक सटीक तरीका और प्लान जानते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैं सिमरन कपूर, और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की मेरे पास एक क्वेरी आ रही है कि मैम हम लोग रिवाइज कैसे करें, हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, हमारा 70% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि रिवीजन कैसे करें। तो आज मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप में से बहुत से लोग अभी एसएससी जेईई 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, और इस टाइम पर आपने कुछ सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, लेकिन जो सब्जेक्ट्स ऑलरेडी पहले कवर हो चुके हैं उसकी टाइमली रिवीजन ना होने की वजह से आपको लग रहा है कि आप उन चीजों को भूलते जा रहे हो। तो आज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आप में से जितने भी स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन है कि भाई रिवाइज कैसे करें, कैसे हम लोग लेट मतलब कि बाद तक एग्जाम आने तक इस चीज को याद रख पाए, जो चीजें हमने पढ़ रखी है, इतनी बार क्लास में सीख रखी है। मैंने गूगल फॉर्म सर्कुलेट किया था अपने टेलीग्राम पर, और मैंने ये सारी मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेरीज की थी। मैम क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करूं, समझ नहीं आ रहा, पीवाईक्यूज के लिए टाइम कैसे मैनेज करूं, रिवीजन प्रॉब्लम, रिवीजन कैसे करें समझ नहीं आता, राइट ऑफ वे रिवीजन क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, सिलेबस बड़ा है, हम सिलेबस भूल जाते हैं। तो मैक्सिमम क्वेरीज देखिएगा इसी रिगार्डिंग की रिवीजन। तो मैं आप लोगों को आज एक आइडिया शेयर करने वाली हूँ, जिसको पसंद आए अपना लीजिए। जो बात आपको लग रहा है कि आप इसको बेटर तरीके से कर सकते हैं, आप उस चीज को फॉलो करिए। जो आपको इस वीडियो में लगेगा कि नहीं ये मुझसे नहीं होगा, आप उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि हम सबके पढ़ने का एक अलग अलग तरीका होता है। आपको इस वीडियो में, पूरी वीडियो में जो बात आपके लिए हेल्पफुल लगेगी, आपको उसको फॉलो करना है। तो सबसे पहली बात तो मैं उन स्टूडेंट्स की करने वाली हूँ जो 70-80% सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, या फिर अपना मैक्सिमम सिलेबस पढ़ चुके हैं। अब ये नहीं समझ आ रहा कि क्या आता है, क्या नहीं आता, क्या कमियां हैं, कहाँ रिवीजन की जरूरत है। आप सबसे पहले एक A4 शीट या फिर एक नोटबुक खरीदिए। आपकी मर्जी, आप किसी एक में काम कर सकते हैं। अब आपने क्या किया, एक नोटबुक खरीदी। हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए मुझे कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कितने आते हैं, कहाँ कमियां हैं, और जब रिवीजन करना है तो पढ़ना क्या है, और वो कैसे पता चलेगा। अब आप इतने सारे सब्जेक्ट जब एक साथ पढ़ते हो, नहीं समझ में आता कि आज ये पढ़ूं, कल वो पढ़ूं, और इसकी वजह से ना अपनी प्रोग्रेस देख पाते हैं, ना ही अपनी वीकनेस पे काम कर पाते हैं। तो एक कॉपी या फिर एक A4 शीट करिए। A4 शीट में आपको आज सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या करिए, आपके टेक्निकल सब्जेक्ट से, मैं अगर सिविल की बात करूं तो सिविल इंजीनियरिंग में आपने एक टेक्निकल सब्जेक्ट का नाम लिखा सर्वे, और यहाँ पर उसके सारे चैप्टर्स नेम लिखिए। चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितने भी चैप्टर्स हैं, नाम नहीं लिखो, मैं चैप्टर 1 to 7 लिखूंगी, ठीक है। उसके बाद आपने एक कॉलम बनाया जिसमें लिखा आरआरबी और एसएससी जेईई पिछले 5 साल पीवाईक्यूज। एक कॉलम बनाया जिसमें प्रीवियस स्टेट जे लिखा है। अच्छा, आप एंड कर दो, क्योंकि वो क्वेश्चन हमारा गलत हुआ था। आप इस तरीके से जेमिनी की हेल्प ले सकते हो। अच्छा, क्वेश्चन 3 था कि टेलीस्कोप ऑफ द थियोडोलाइट इज रोटेटेड क्लॉकवाइज, तो इसको क्या बोला जाता है। उसने एक्सप्लेन कर दिया कि स्विंगिंग होता है, स्विंगिंग का मतलब क्या है, ये डिटेल में बता दिया। फिर क्वेश्चन नंबर 5 को बता दिया, लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ कि प्लीज एक्सप्लेन इन हिंदी विद इजी लैंग्वेज। तो मैं बोल सकती हूँ कि इजी लैंग्वेज के साथ मुझे हिंदी में एक्सप्लेन करो, क्योंकि हो सकता है आपको इजी लैंग्वेज में हिंदी में ज्यादा समझ आए। अब ये हिंदी में समझाने की कोशिश करेगा, आप बोलेंगे मैम ये सब हम जानते हैं। उसमें आपको बता रही हूँ कि आप जेमिनी की हेल्प से आपके जो वीकर सेक्शन है, जो आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे, आप उसकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा बेटर ले सकते हो, क्योंकि वो आपको प्रैक्टिकल चीजों से रिलेट करके आपको चीजें बताएगा, है ना। जैसे यहाँ पर वो आपको हिंदी में समझाने की कोशिश करेगा। अच्छा, अब मैं बोलूंगी कि यहाँ पर लिख देते हैं कि ये जितना भी हमने चीजें ऊपर डिस्कस करी कि मेक एन इमेज
फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। हमने लिख लिया कि भाई इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये एक इमेज बनाई है जो हमने ऊपर जितनी भी चीजें डिस्कस की। तो देखते हैं अब वो हमारे पास इसी सारे कॉन्सेप्ट का एक इमेज बनाएगा। मैं आपको बताना चाह रही थी जो जेमिनाई की आप मदद लो उसको एज असिस्टेंट समझो। आपने चीजें पढ़ी हैं, बस आपको अभी एक स्टेटमेंट में डाउट है, उस स्टेटमेंट को समझो। इंग्लिश में नहीं समझ आया, हिंदी में समझ लो। हिंदी में नहीं समझ आया, अब आप चाहते हो कि भाई कोई इमेज से मुझे चीजें समझ आए, तो अंडरस्टैंडिंग द थियोडोलाइट ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 3 था स्विंगिंग समझाना। अब उसने देखिए यहाँ पर दिखाया है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 7, तो उस तरीके से यहाँ पर चीजें इमेज की फॉर्म में मिल जाएंगी। ये सिर्फ आप लोगों की हेल्प कर सकता है। अगर आप किसी क्वेश्चन में फंस गए, आप उसको बोलेंगे कि कोई ट्रिक बता दीजिए, आप यहाँ पर मेंशन करेंगे कोई ट्रिक बता दीजिए टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 3, एनी ट्रिक टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन नंबर 3। तो ये मैं यहाँ पर मेंशन करती हूँ, तो इसमें कोई ट्रिक यहाँ पर अगर बन जाएगी तो यहाँ पर पता चल जाएगी। मतलब कई बार हम खुद से ट्रिक्स नहीं बना पाते, तो हम क्यों ना जेमिनाई की हेल्प ले लें। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो इसने क्या लिखा है कि क्लॉक हमेशा राइट चलती है। तो जब भी पेपर में सवाल आए तो आपके दिमाग में घड़ी की सुई को घूमते हुए इमेजिन करिए कि आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हो, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्विंगिंग होगा, उसको राइट स्विंग बोलते हैं। तो वो समझाने की कोशिश की है कि क्लॉकवाइज राइट स्विंग, राइट का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ ना कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी मुझे मिलेंगे, तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं ट्रिक्स बनाने में, आपके इस तरीके से मेमोरी चार्ट्स बनाने में, जो आपके एग्जामिनेशन में रिवीजन के दौरान आपको काम में आएंगे। तो ये रिवीजन की स्ट्रेटेजी थी। अगर आप ऐसे रिवाइज करोगे, पेपर आने तक आप कुछ नहीं भूलोगे। आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। थ्योरी आपने पढ़ ली, आपने शॉर्ट नोट से रिवाइज करना है जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पर जाओ। जिन्होंने थ्योरी नहीं पढ़ी है, यूट्यूब पर 1 शॉट सेशंस पढ़े हुए आप देखेंगे, सर्विंग सर्च करो 1 शॉट लिखो, तो आपको यहाँ पर ये सेशन मिल जाएगा। थ्योरी यहाँ से रिवाइज कर सकते हो जो किसी बैचेज में एनरोल नहीं है। तो आप ये बहाना नहीं लगा सकते कि हमारे पास कंटेंट नहीं है, हम क्या करें, हम थ्योरी कहाँ से पढ़ें। ठीक है, तो इस टाइम पर जब रिवीजन करना है तो ये एक सही तरीका है रिवाइज करने का। अगर आपको लग रहा है कोई सब्जेक्ट आपको टफ लग रहा है, आपने आज उस सब्जेक्ट को खत्म किया, आपको लग रहा है हफ्ते बाद उसे भूल जाओगे, आप एक काम करिए, आज एक सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ, आपके पास उसके शॉर्ट नोट्स हैं, आप उन शॉर्ट नोट्स को 3 दिन बाद देखिए एक बार। जैसे एक नजर मारते हैं ना, वैसे देखा जिस सब्जेक्ट में मुझे कम कॉन्फिडेंस आ रहा है, जिस शॉर्ट नोट्स को एक नजर मार दी, 3 दिन तक मुझे याद आ जाएगा अच्छा ये चीज़ थी। फिर उसको 5 डेज के बाद फिर से शॉर्ट नोट्स खोलने नहीं है, एक खाली कागज लो या ऐसे खाली बस बैठो और ऐसे सोचो, अच्छा उसमें ये फॉर्मूला था, पहले चैप्टर में हम ये पढ़ते थे, लीनियर मेजरमेंट आता था, करेक्शन का फॉर्मूला था, ये करेक्शन नेगेटिव होती है। आपने माइंड को ट्रेन करो कि उसको सब कुछ याद आ जाए जो उस कागज में लिखा था। जो नहीं याद आ रहा उसको शॉर्ट नोट से वापस देखो। ये एक तरीका होता है अपने माइंड को ट्रेन करने का कि जब एग्जामिनेशन के दौरान आपका दिमाग काम करना बंद कर जाए, आपको वो दिमाग में वो इमेज स्टोर होगी जो आपने नोट्स में चीज लिखी थी। तो 3 दिन बाद, 7 दिन बाद, 14 दिन बाद और 1 महीने बाद अगर आप एक कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिवाइज करते हो इस तरीके से, 3 दिन बाद नोट्स पढ़कर, 7 दिन या 5 दिन के बाद अपने माइंड से रिकॉल करके, 15 दिन बाद वापस से माइंड से रिकॉल करके और फिर उसके बाद 1 महीने बाद अपने सिर्फ PYQs लगा के, वो मेमोरी आपके दिमाग में हमेशा स्टोर रहती है। तो जो वीक टॉपिक्स हैं उसके लिए आप शॉर्ट नोट्स को मल्टीपल टाइम इस तरीके से रिवाइज कर सकते हो। जिन टॉपिक्स में आपको ऑलरेडी कॉन्फिडेंस है उसके लिए आप शॉर्ट नोट्स पढ़िए और डायरेक्ट PYQs पे जाइए, स्टेट जेईई के क्वेश्चंस पर जाइए और उसके बाद मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चंस लग रहे हैं यार समझ नहीं आ रहे, हवा नहीं लगी, आप हेल्प ले सकते हैं जेमिनाई की। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन में मेन पॉइंट था रिवीजन कैसे करें और अपना इस तरीके से एक पूरा टेबल बनाकर अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट को देखिए, क्योंकि जब आप यहाँ पर सिंगल टिक लगाते जाओगे ना हर एक चैप्टर के आगे, कॉन्फिडेंस आता जाएगा कि यार मेरे 2 सब्जेक्ट हो गए, 3 हो गए, PYQs हो गए, तो वो कॉन्फिडेंस भी जरूर आना चाहिए जैसे जैसे आप अपनी प्रिपरेशन करते जाओ। तो मिस्टेक कॉपी भी बन गई, शॉर्ट नोट्स भी रिवाइज हो गए, क्वेश्चंस भी देख लिए, तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। मिलेंगे किसी एनी अदर वीडियो में। Till then, thank you so much. All the very best. आप सभी को अपकमिंग SSC JEE 2026 के एग्जाम के लिए। फिर भी आपको कोई और डाउट क्वेरी है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना। आप मेरे साथ टेलीग्राम पर कनेक्ट हो सकते हैं सिमरन मैम PW, डायरेक्ट इसको स्कैन करके। अलग वीडियो में मिलेंगे, कोई डाउट रहे मैं उस पर डिटेल वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। अपना आपका SSC JEE कौन से ईयर पर आप टारगेट कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर जाइएगा। Till then, thank you so much. Take care. Bye bye. दोस्तों, कंसिस्टेंसी ही सक्सेस की चाबी है। अगर आज 1 घंटा बढ़ाया तो कल अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह स्टडी प्लान पसंद आया है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, SSC JEE, RRB JEE या कोई और हाँ, कमेंट में यह भी बताना कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए स्टडी प्लान और नई स्ट्रैटेजी के साथ। तब तक पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो और अपने सिलेक्शन के लिए लगे रहो।